हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का एस के टारगेट जीके हिंदी में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि 4 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट है ग्रुप डी की, वो हो चुकी है और उसका एनालाइज हम कराते हैं। जिन भी भाइयों ने मुझे ये क्वेश्चन भेजे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा समय नहीं गवाते हुए। तो पहला प्रश्न है हमारा, एक स्थिर ट्रेन स्टेशन से चलना शुरू करती है और 2 मिनट में 12 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करती है। इसका त्वरण क्या होगा? इसका त्वरण क्या होगा? भाई ये जो है फिजिक्स का मोशन से प्रश्न है। तो इसका जो होगा भाई, वो होगा सटीक सटीक उत्तर इसका भाई बी है, 0.06 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आप इसका जो है सटीक हल जो है इसका देख सकते हो। एक प्रश्न जो है ये फिजिक्स में मोशन से आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। जिसका सेकंड शिफ्ट में है वो भाई मोशन से प्रश्न जो है पढ़ के जाना, देख के जाना, ठीक है। देख के जाना एक बार, इसका जो आप सॉल्यूशन देख सकते हो, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन यही था। और जो है इसका उत्तर ये, इसका जो सटीक हल है, जो जो भी है ये है ना। आप देख सकते हो भाई। दूसरा जो प्रश्न है, और आप सामान्य ज्ञान से पढ़ते हैं, सामान्य विज्ञान जो है आपका उससे पढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है आपके, जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम जैसे कांच से विरल माध्यम जैसा हवा में प्रवेश करती है तो उसकी गति और दिशा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भाई इसका जो सटीक उत्तर रहेगा आपका, उत्तर सबसे सटीक उत्तर इसका भाई ऑप्शन नंबर बी, गति तेज होती है और अभिलंब से दूर हटती है। कहने का मतलब यह है कि विरल माध्यम में अवरोध कम होने से प्रकाश की चाल बढ़ जाती है, जिससे वह अविलंब दूर हट जाता है। ठीक है, ये आपका इसका हल रहेगा। आप इसको एक बार देख करके जाना भाई। जिसका भी दूसरी शिफ्ट में एग्जाम है वो इसको देख करके जरूर जाना। तीसरा प्रश्न है भैया, आवर्त सारणी से प्रश्न आएगा। पिछले जो कल थे वो भी आवर्त सारणी से प्रश्न पूछा हुआ था हर शिफ्ट में, और आज भी देख सकते हैं आप। आधुनिक आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी में अर्जेंट तत्वों या ऊर्ध्वाधर स्तंभों की कुल संख्या कितनी होती है? देखो भाई, 18 इसकी कुल संख्या होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। मोस्टली की आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं, जिन्हें वर्ग यानी ग्रुप कहा जाता है, और 7 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं, जिन्हें आवर्त यानी कि आवर्त कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है भाई। अभी अभी जो है मुझे जिस भी साथी ने ये प्रश्न भेजे हैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से उसको बहुत बहुत धन्यवाद। ब्लीचिंग पाउडर, चौथा प्रश्न भाई, ब्लीचिंग पाउडर व्यंजक चूर्ण का सही रासायनिक सूत्र क्या है? तो भाई इसका सही रासायनिक सूत्र है ऑप्शन नंबर बी, उसका जाएगा CaOCl2। ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 को व्यंजक चूर्ण कहते हैं। यह शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की किरण से बनता है। ये आप याद कर लेंगे भाई, देख करके जाना जिसका दूसरे सेकंड में एग्जाम है। मानव शरीर में भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? मानव शरीर में भोजन का जो पूर्ण पाचन वो कहाँ होता है प्यारे भाई? एक बार इसको देखेंगे। जो हमारी छोटी आंत होती है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छोटी आंत जो होती है हमारी, उसमें हमारा मानव शरीर का जो पूर्ण भोजन का पूर्ण पाचन होता है वो वहां होता है। छोटी आंत यानी इसे हम क्षुद्रांत, ये क्षुद्रांत भी कह सकते हैं। छोटी आंत में यकृत से पित्त रस और अग्नाशय में अग्नाशयी रस का आकार भोजन का पूर्ण पाचन और अवशोषण करता है। ये आप देख लेंगे। प्रश्न नंबर भैया 6 है। देखो, मैंने अभी बताया था आपसे, कल जब मैंने बताया था कि ओम से, ओम का जो नियम है उससे प्रश्न पूछा जा रहा है। आज की देखो, आज की चौथी जो शिफ्ट है उसमें भी ओम से नियम, ओम से एक प्रश्न आ गया। ओम का नियम किन दो भौतिक राशियों के बीच सीधा संबंध बताता है? ओम का जो नियम है भाई, वो किन दो भौतिक राशियों के बीच सीधा संबंध बताता है? ये देख सकते हैं आप। तो भाई वो है उसको उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, इसको ऑप्शन नंबर बी है। ये आप एक बार देख सकते हैं, एक सेकंड। बी, विभवांतर और धारा के बीच, ठीक है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे आप। मनुष्यों में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी है? मनुष्यों में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी है भाई? 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 23 हमारे जोड़े होते हैं। मानव कोशिकाओं में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, जो 23
जो 23 जोड़ों में जो 23 जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। 8वां क्वेश्चन है भाई, बायोगैस और सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस और सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? तो भाई बायोगैस और सीएनजी का मुख्य घटक भाई हमारा क्या है? इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेथेन। मेथेन यानी कि CH4 बायोगैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी दोनों में सबसे प्रमुख अंश लगभग 75% से अधिक होती है। ये बात आप याद रखेंगे, 75%। ये पूछा जाएगा कि मेथेन में जो, हाँ, सीएनजी कितनी होती है, तो भाई 75% हम लिख लेंगे। पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाले स्थायी उत्तक को क्या कहते हैं? पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाले स्थायी उत्तक को क्या कहते हैं? तो भाई इसको कहते हैं हम कोलेन, कोलेन काइमा। कोलेन काइमा हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, कोलेन काइमा। स्थूल को उत्तक पौधों को यांत्रिक सहायता और लचीलापन देता है। स्केल स्केले स्केले रे में काइमा पौधों को कठोर जैसे नारियल का छिलका बनाता है। ये बात आप याद रखेंगे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर भाई 10 पे आते हैं। किसी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है। देखो मैंने आपको प्रश्न कराया था एक प्रैक्टिस सेट में कि किसी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा? मैंने आपको बताया था कि भाई कभी भी जो द्रव्यमान है वो कभी भी नहीं बदलता, केवल भार बदलता है। तो इसका जो हो जाएगा 60 किलोग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। द्रव्यमान ब्रह्मांड में हर जगह अपरिवर्तित रहता है, यानी कि ब्रह्मांड में चाहे चंद्रमा हो चाहे कोई सा भी ग्रह हो, उस पर जो है द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, केवल मतलब सेम रहता है। केवल भार गुरुत्वाकर्षण के कारण बदलता है, जो चंद्रमा पर 1/6 हो जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने ये आपको बताया था, जो प्रैक्टिस सेट मैंने एक करवाया था उसमें ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, ठीक है। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ अत्यधिक तेजी से अभिक्रिया करती है जिससे निकलने वाली हाइड्रोजन तुरंत आग पकड़ लेती है? तो भाई इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सोडियम। सोडियम यानी कि इसका सूत्र होता है Na और पोटेशियम के ठंडे पानी के साथ बहुत तीव्र उष्मा छेपी अभिक्रिया करते हैं, इसलिए इन्हें केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। भाई देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में कराया हुआ था। ये प्रश्न देखो आए हुए हैं, ये देखो मैं प्रैक्टिस सेट आपको और करा दूंगा। इसी के आधार पर मैं एक प्रैक्टिस सेट और लेकर के आऊंगा, डेली बाई डेली आप उसको जो है पढ़ सकते हैं, ठीक। प्रश्न नंबर 12 है भाई, अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा? प्रश्न देखो भाई, अवतल दर्पण से मैंने जो प्रश्न कराया था आपको देख सकते हो आप उस प्रैक्टिस सेट में जाकर के, ठीक है, देख सकते हो आप। जो हमारा इसका उत्तर होगा वो होगा भाई वास्तविक उल्टा और बड़ा। वास्तविक उल्टा और बड़ा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। जब वस्तु सी और एफ यानी के जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से परे वास्तविक उल्टा और आकार में वस्तु से बड़ा बनता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। देखो अवतल दर्पण से भी आ गया है, उत्तल दर्पण से आपको क्वेश्चन याद करके जाना है क्योंकि अगली शिफ्ट में पूछे जाने की संभावना पूरी बन रही है। धात्विक ऑक्साइड की प्राकृतिक साम्यता कैसी होती है? धात्विक जो ऑक्साइड है हमारी, उसकी प्राकृतिक साम्यता कैसी होती है? तो भाई इसकी होती है भाई हमारे क्षारीय। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, क्षारीय होती है। इसको आप देखेंगे कि धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय यानी कि बेसिक होते हैं क्योंकि ये जल से किरजा करके क्षार बनाते हैं, जबकि अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ये बात आपको याद रख लेंगे। देखो प्रश्न जो मैंने कराए थे ये एक ही उससे आ रहे हैं भाई, एक प्रतिशत के क्वेश्चन है। देखो कितने प्रतिशत, मतलब एक उससे आ रहे हैं। 14वां प्रश्न भाई, कार्य की गणना के लिए सही सूत्र क्या है? यदि बल और विस्थापन के बीच कोण थीटा हो तो उसका उत्तर क्या होगा भाई, बताओ। देखो इसका उत्तर होगा भाई बी। ऑप्शन नंबर आप बी देख लेंगे, ऑप्शन आप बी देख लेंगे। कार्य बल F, विस्थापन S और उनके बीच के कोण को
आप इस तरीके से कह सकते हैं, कोस कह सकते हैं, दैट कह सकते हैं कि गुणनफल होता है। ठीक, ये आप एक बार देख लेंगे, ये नया प्रश्न है, ये इसमें आया था, ये इस लड़के ने बताया था, फिर मैंने इसे गूगल से आंसर जो किया इसका यही निकाल के दिया। मुझको ज्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है, मैंने लड़के ने उसने बताया तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिखा दिया। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि जो है मानव शरीर में कहाँ स्थित होती है? तो भाई मानव मस्तिष्क के आधार में, मस्तिष्क का जो हमारा आधार है, पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क के आधार होती है, मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, जो मस्तिष्क के निचले हिस्से के पास स्थित होती है, इसे हम भाई मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। यह बात आपको ध्यान रख लेनी है, क्योंकि अगला प्रश्न आपसे यही पूछा जा सकता है कि पीयूष ग्रंथि को हम और क्या कहते हैं? इसे मास्टर ग्रंथि भी हम कह सकते हैं। ठीक है भाई, आप देखते हैं हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। करंट अफेयर्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2026 से करंट अफेयर्स आ रहा है। वर्ष 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ कहाँ किया गया? तो देखेंगे भाई, जो हमारा, हाँ, गिलाक्सगो है स्कॉटलैंड, वहां पर हमारा जो है 2026 में राष्ट्रमंडल खेल वहां पर हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। विक्टोरिया द्वारा नाम वापस लेने के बाद आधिकारिक तौर पर 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी ग्लासगो को सौंप दी गई है। ये आप एक बार देख लेंगे कि जो हमारा विक्टोरिया द्वारा नाम वापस ले लिया गया था, उसकी जो मेजबानी है ग्लासगो स्कॉटलैंड में की गई। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 17 है भाई, किस देश ने वर्ष 2026 के अंत तक दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन हेवन 1 लॉन्च करने की घोषणा की? लॉन्च करने की घोषणा की वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन हेवन। तो भाई इसकी जो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा हमारा, वो ए हो जाएगा, नासा। भाई इन कामों को हमारा अमेरिका ही कर सकता है, नासा। ठीक है, नासा बेस्ट वो भी। क्वेश्चन नंबर 18 है भाई इसका, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन, देखो भाई मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया था, ये क्वेश्चन आप उसमें जाकर के जो प्रैक्टिस मैंने कराया था उसमें आप जाकर के एक बार देख सकते हो। ये जो नेट जीरो कार्बन वाला उससे क्वेश्चन बन गया। देखो, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने की आधिकारिक लक्ष्य करा? भाई देखो 2030 तक, ये आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2030 तक रखा मैंने, देखो आपको बताया था ये सर्टिकल। रेलवे अपनी खाली जमीनों पर सोलर प्लांट लगाकर और 100% विद्युतीकरण के जरिए 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करेगा। देखो भाई 2030 तक मैंने बताया था, एक बार आप देख सकते हैं जाकर के वहां पर। वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित एवल पुरस्कार, जिसे गणित का नोबेल कहते हैं, किसे प्रदान किया गया? तो भाई इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्ष 2026 के नवीनतम घोषित गणितज्ञ है। ये आप एक बार देख सकते हो। ठीक है, प्रश्न नंबर भाई 20 पे आएंगे अब। प्रश्न नंबर 20 पे आएंगे, केंद्रीय बजट 2026 के अनुसार भारत में राजकोषीय घाटा जीडीपी को कितने प्रतिशत रखने का लक्ष्य किया गया? कितने प्रतिशत रखने का लक्ष्य किया गया? तो भाई 4.5% से कम, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ज्यादा लंबी वीडियो ना हो उससे बढ़िया मैं आपको प्रश्न बता देता हूँ, जो इम्पोर्टेंट होगा मैं उसको आपको बता दूंगा। प्रश्न नंबर 21 में आएंगे आप, हाल ही में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला? तो भाई वो मिला हमको 82वां स्थान। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 है भाई हमारा, वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप की संयुक्त मेजबानी कौन सा देश कर रहे हैं? तो भाई भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका को आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 2026 का इसका सटीक है भाई, 2026 का T20 विश्व कप भारत और श्रीलंका के मैदानों पर संयुक्त रूप से खेला जा रहा है। ये आप एक बार देख सकते हो। ठीक है, देखो करंट अफेयर का एक ये वाला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार नवीनतम घोषणा के अनुसार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किस फिल्म उद्योग के दिग्गज को
सम्मानित किया गया। तो भाई एक बार देखेंगे, जो हमारे मिथुन चक्रवर्ती हैं, जो हमारे मिथुन चक्रवर्ती हैं, ऑप्शन नंबर ए पर 2024 यानी कि नवीनतम आधिकारिक घोषणा इसकी ये थी। भारतीय सिनेमा में उनके आजीवन योगदान के लिए सरकार द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। भाई मिथुन चक्रवर्ती हमारे बहुत बढ़िया हमारे अभिनेता भी हैं, जिनको हम दादा भी कहते हैं। ठीक है, और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार उनको मिला है, इस बात से आप याद रखेंगे। 24वां प्रश्न है भाई, हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? भाई भारत की रैंक जो है 39वीं है, ये मैंने आपको पढ़ाया था, एक बार जाकर के देख सकते हो। सटीक हल इसका, भारत ने अपने रैंकिंग में सुधार करते हुए शीर्ष 40 देशों में मजबूत जगह बनाई, ये बात आप याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 25 है भाई, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में 2025-26 में किसने कार्यभार संभाला, जो वर्तमान में चर्चा में है और रहे भी हैं? तो भाई वो है हमारे मिशेल बार्नियर। मिशेल बार्नियर हमारे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर हमारा बी। देखो ऑप्शन नंबर बी पे ज्यादा ध्यान देना आपको, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी पे राष्ट्रपति मैक्रोन ने राजनीतिक गतिरोध के बाद मिशेल बर्नियर को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री यानी कि पीएम नियुक्त किया, फ्रांस का। भाई ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर भाई आ जाएंगे आप 26 पे, क्वेश्चन नंबर 26 पे, जो कि हमारे सामान्य ज्ञान के प्रश्न शुरू होने वाले हैं। तो सामान्य ज्ञान के प्रश्न शुरू हो गए भाई। प्रश्न है भाई, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद? भाई देखो इस प्रश्न, इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है वही आपको कल भी पूछा गया था प्रथम से में। 17 नंबर का जो अनुच्छेद है आपका स्पष्टता को अंत करता है, तो भाई इसका जो है 17वां हो जाएगा आपका, ठीक है। 18वें में उपाधियों का अंतर भाई, 14 में समानता, और भैया 15 में जो आपको छो को वो मतलब जो किसी भी आधार पर जो 15 में जन्म जाति और लिंग के आधार पर आपको भेदभाव के बारे में 15 में दिया गया, आप इसको याद रखेंगे। राष्ट्रीय की गणना में राष्ट्रीय की गणना बाद में सबसे पहले किसने की थी? राष्ट्रीय की गणना सबसे पहले भाई दादा भाई नौरोजी ने की थी। उन्होंने सन 1867 से 1868 में अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड एन अनब्यूटीफुल इन इंडिया में पहली बार प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए बताई थी। भाई इस चीज को आप याद रखेंगे कि क्योंकि आपसे ये चीज पूछी गई कि राष्ट्रीय गणना की इसमें बात पूछी गई है, लेकिन आपके जो है जो अगले सेकंड शिफ्ट में उसमें जो है दादा भाई नौरोजी की पुस्तक के बारे में भी आपसे पूछ सकता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 28 है भाई आपका। प्रश्न नंबर 28 है, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथक मुख्य रूप से भारत किस क्षेत्र यानी कि राज्य से संबंधित? तो भाई वो हमारा उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तर भारत में भी संबंधित है। उत्तर भारत यानी कि उत्तर प्रदेश से आप बता सकते हैं। उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश आपसे पूछा जा सकता है। अगर उत्तर प्रदेश नहीं है तो उत्तर भारत आएगा, उत्तर भारत नहीं है तो उत्तर प्रदेश आएगा, इन दोनों में से आपको लगाना है। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, केरल का कथकली और मोहिनीअट्टम है। आप ये याद रखना कि जो कथकली है, आप कभी कथकली को उत्तर प्रदेश लगा, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि केरल का जो कथकली है और मोहिनीअट्टम भी है। कथक को जो है हमारा जो हमारे मुगल थे, जो हमारे मुगलों के आधार पर हमारा ये, हाँ ये मुगलों से जो है हमारा उत्पन्न हुआ था, इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है जी। देखो संविधान संशोधन आ गया, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। तो वही 3 शब्द कौन कौन से थे? वो थे हमारे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे, जो कि हमारा एक ही बार हमारा संविधान वो प्रस्तावना में संशोधन हुआ था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ, वो भी 42वें संविधान संशोधन के अनुसार, ठीक है। उसमें हमारे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया, इस बात को आप याद रखेंगे। एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी, देखो भाई ये क्वेश्चन फिर से आ गया है। ये पता नहीं कि उस लड़के ने मुझको कल का बताया है या फिर आज का बताया है। ये कल भी पूछा गया था और आज भी पूछा गया। अब ये पता नहीं कि आज भी आया है या नहीं आया, लेकिन ये कल तो आया था। यांगत्से नदी, जो कि चीन की है, ये चीन में बहती है और दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है, जबकि भारत में सबसे लंबी नदी गंगा है। ये बात आपको याद रख लेनी है।
ये मुझको लगता नहीं कि आज आया हो, क्योंकि ये प्रश्न कल आया होगा जरूर। पानीपत की तीसरी लड़ाई भाई, कल बोला था कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किस चीज के बारे में हुई थी। आज पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी, ये बोला 1761 में आपकी हुई थी। कल जो पूछा था ये बोला था कि भाई किस चीज की हुई थी, मराठा साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी, जो अफगान का था ये। और इसमें जो मराठा थे हमारे, वो हार गए थे, और जो अफगान का जो शासक था अहमद शाह अब्दाली, ये हमारा जीत गया था। ये इसमें याद रखेंगे। पीली क्रांति का संबंध भारत में किससे है? पीली क्रांति का संबंध भारत के किसके उत्पादन से है? तो भाई पीली क्रांति का जो है भाई हमारा वो है तिलहन उत्पादन से, ये आप याद रखेंगे। खाद्य तेलों और तिलहन फसलों में आत्मनिर्भरता के लिए पीली क्रांति शुरू की गई थी। दूध के लिए श्वेत क्रांति है, ये आप याद रखेंगे। दूध के लिए श्वेत क्रांति है। और नीली क्रांति हमारी किस चीज से है? नीली क्रांति भाई हम एक बार बताएंगे, नीली क्रांति किससे है? नीली क्रांति भाई आपकी किससे है, एक बार ये बताएंगे। मछली उत्पादन से। हाँ। सार्क सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है भाई? सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। काठमांडू नेपाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। इसका सचिवालय काठमांडू, यानी कि हेडक्वार्टर इसका जो है काठमांडू में है। इसका अब तो जो है हेडक्वार्टर बुझ जाए, लेकिन आपसे अगले जो आपकी शिफ्ट है उसमें किसी विषय में आपको उसकी स्थापना के बारे में पूछ सकता है, याद रखेंगे। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह भाई कौन सा है? वो है हमारा शुक्र, यानी ऑप्शन नंबर बीनस पे, वो बी पे बीनस। सूर्य के सबसे पास बुध है, लेकिन शुक्र के घने वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड अधिकता के कारण शुक्र सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह, यानी कि इसका जो टेम्परेचर है 662 डिग्री से इसका टेम्परेचर वहां का रहता है। यह बात आपको याद रख लेनी है। क्वेश्चन नंबर भाई 34 है हमारा, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी, जो हमारे भारत में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी की गतिविधियों को व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भाई वो हमारा एनी बेसेंट थी, हमारी एनी बेसेंट को दिया जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे। एनी बेसेंट ने अडियार मद्रास को इसका मुख्यालय बनाकर भारत में इसे आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। भाई अगर तुमसे पूछा जाए, आप देखो इसमें एनी बेसेंट से क्वेश्चन पूछा, लेकिन एनी बेसेंट से अगली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो भाई एनी बेसेंट के बारे में आप पढ़ करके जाना, जरूर पढ़ करके जाना, ठीक है। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? भाई वो समताप मंडल में पाई जाती है हमारी। इस बात को आप याद रखेंगे। समताप मंडल में ओजोन गैस की परत होती है, जो सूर्य की हानिकारक परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। अब आप बताएंगे कि ओजोन परत जो है हमारी ओजोन परत है, उसके लिए जो हानिकारक जो पृथ्वी से तत्व है उसको हम क्या कहते हैं? तो भाई वो जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये हमारे 3 गैस है। आपसे इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसके लिए हानिकारक गैस है, जो कि हमारी फ्रिज एसी से निकलती है। 37वां प्रश्न भाई हमारा, मौलिक अधिकारों के हनन होने पर, जो मौलिक अधिकारों के हनन होने पर कोई भी नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत जा सकता है? देखो मैंने बताया था आपको 32 के अंतर्गत जा सकता है। 32 में जो है हमारी 5 रिट दी गई हैं, और जो हमारा हाई कोर्ट है उसमें 226 के तहत हम जा सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रख लेनी है। 226 दिया गया है ऊपर, ठीक है। हाई कोर्ट में हम 226 के अंतर्गत भी जा सकते हैं। हाई कोर्ट हमें ये सुविधा देता है। 143 क्या कहता है? 143 कहता है कि भाई हमारा राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने के अंतर्गत ये आता है। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट सलाह लेने के लिए बाध्य है, लेकिन यहाँ जो है सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है, और जो हमारा राष्ट्रपति है इसमें सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। इसमें 2 सिचुएशन आते हैं। 38वां प्रश्न भाई हमारा, प्रसिद्ध चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील? तो भाई हमारा जो उसका उत्तर हो जाएगा भाई वो हो जाएगा ओडिशा,
ये लैगून झील है, ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। यह भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील है और इसे भारत का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था। अब इसे रामसर जो स्थल है, इसे कब घोषित किया गया था, इससे आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप इसको बताएंगे, ठीक। प्रश्न नंबर भाई आज का सेकंड लास्ट है, जो हमारी आज 4 अगस्त की प्रथम शिफ्ट है, पहली शिफ्ट है, उसका आज सेकंड लास्ट प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किन दो भाइयों ने की थी। तो भाई वो की थी हरिहर और बुक्का ने की थी। जो हमारे हरिहर बुक्का है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी के तट पर इस महान साम्राज्य की स्थापना की थी। अब ये किसके समय पे की थी, आप ये बताएंगे कि भाई इसकी जो की थी, ये की थी हमारा जो वो था उस टाइम पे, क्या कहते हैं उसको, नाम भूल रहा हूँ उसको, आप बताएंगे। 1336 में जो हमारा जो दिल्ली सल्तनत में एक साम्राज्य चल रहा था, उस समय कौन हमारा शासक था दिल्ली सल्तनत में, ठीक है, ये आप बताएंगे उसको। फिरोज शाह तुगलक के बारे में भाई, फिरोज शाह तुगलक के समय पे जो फिरोज शाह तुगलक था, फिरोज फिरोज शाह तुगलक के समय पे ये स्थापना की थी। 1336 में फिरोज शाह तुगलक था, ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। अंतिम प्रश्न है भाई आज का, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो दिया जाता है मेजर ध्यानचंद की जयंती पर, वो किस तिथि को मनाया जाता है। जो हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस है वो किस तिथि को मनाया जाता है भाई, 29 अगस्त को मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को देश में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में सम्मान पूर्वक मनाया जाता है। तो एक प्रश्न जो है मेजर ध्यानचंद के जो उससे कल भी आया था, वो जो है किसको मिला था 2026 में, और ये जो है आज जो है इसके दिवस से रोहित है, तो आप इसको याद रखेंगे। तो भाई कैसी लगी आपको वीडियो, ये आप कमेंट में बताना। और अगली जो सेकंड शिफ्ट है उसके भी हम जल्दी से जल्दी, जैसे ही आपकी परीक्षा हो जाएगी, सेकंड शिफ्ट आपकी हो जाएगी, उसके साथ ही हम आपको लेकर के ले आएंगे और आप जो है इस चीज को पढ़ करके जा सकते हैं और इसके आधार पे आपको प्रश्न मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे भी जो उसने लड़के ने गलत बताए हैं मुझसे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो उसने सटीक बताए हैं, जो कि इस परीक्षा में आए हैं। तो आपको जो है इसी आधार पर जो है क्वेश्चन जो है पढ़ करके जाने हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए मिलते हैं, आप चैनल को इसको सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर भी करना, जिससे कि और अधिक बच्चों को भी इस चीज का पता लग सके, और वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना और लाइक करना, और भाई चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मैं आपका भाई शुभनीत आपके साथ जुड़ा रहूंगा इसी प्लेटफॉर्म पर, एसके टारगेट जीके हिंदी पर। तो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं आपसे एक ऐसे ही वीडियो में। चलिए बाय बाय, ठीक है।